Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में हम मेनली जनरेशन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। दैट मीन्स इसके जो टॉपिक्स दैट फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स टर्मिनोलॉजीज इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मेनली हम यहाँ पे जनरेशन दैट मीन जो सिटी की मशीन होती है उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन किए गए उन जनरेशन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसी प्रोसेस के दौरान हमने यहाँ पे 5 जनरेशन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। दैट मीन्स स्टार्टिंग में कौन सी 5 मशीन इन्वेंट की गई मॉडिफाई की गई उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे आपके पास 7 जनरेशन अवेलेबल होती हैं, ठीक है अभी तक। तो जिसमें से 5 हमने पढ़ ली और 2 हमारी रिमेनिंग है। अब अपन एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो 4th जनरेशन थी, स्टार्टिंग की जो 4th जनरेशन थी, मेन जो डिफरेंस आना था या फिर जो मेन मॉडिफिकेशन किया गया था, नए इन्वेंशन किए गए थे, वो सारे के सारे उन 4 जनरेशन में ही किए गए थे। फॉर एग्जांपल उनके मोशन डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ाना, डिटेक्टर्स का अरेंजमेंट जिसको आप डिटेक्टर एरे बोलते हो, ठीक। तो वो चीज़ें की गई थी, वो केवल 4 जनरेशन में ही की गई थी। फिर 4 जनरेशन के बाद में जो 5th जनरेशन हुई, जो आपकी 6th जनरेशन हुई और जो आपकी 7th जनरेशन हुई, वो आपकी ये जो 4th जनरेशन है या फिर 3rd जनरेशन है, जो मोस्ट एडवांटेजियस जनरेशन थी, इन्हीं में से निकल के आती है। जैसा कि हमने 5th जनरेशन के बारे में पढ़ा था, तो 5th जनरेशन का क्या था कि 5th जनरेशन एक अलग से जनरेशन थी। दैट मीन्स वो एक स्पेशल फॉर कार्डियोलॉजी और फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट्स, उनके लिए अलग से इन्वेंट की गई थी, एक अलग। दैट मीन्स जो आपकी 4th जनरेशन थी, ठीक है, वो उससे थोड़ी हटके थी आपकी 5th जनरेशन। और वो किसके लिए की गई थी? पेडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो कार्डियोलॉजी दैट मीन्स कार्डियक से रिलेटेड जो आपको इमेजिंग करनी थी, डायग्नोस्टिक करना था, उसके लिए की गई थी। अब अगर अपन बात करते हैं जो अपनी 6th जनरेशन आती है, ठीक है, तो 6th जनरेशन क्या है कि 6th जनरेशन में इन्होंने थोड़ा सा एडवांसमेंट, जो आपकी 4th जनरेशन थी, 5th जनरेशन तो एक अलग से जनरेशन थी, दैट मीन्स वो अलग थी। अपन बात करेंगे यहाँ पे 4th जनरेशन की। तो 4th जनरेशन में इन्होंने क्या कर दिया, कुछ एडवांसमेंट किया, ठीक है, और आपके पास में 6th जनरेशन आ गई। और फिर आपकी क्या हुआ कि 6th जनरेशन के यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको 5th जनरेशन के देखने को नहीं मिले, ना ही आपको यहाँ पर 7th जनरेशन को देखने के मिले एडवांटेज, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन होते गए। ऐसा नहीं है कि अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है इनको। जैसा कि आपका जो 1st जनरेशन थी, जो 2nd जनरेशन थी, वहाँ पे क्या था कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे, इस वजह से उन्होंने मॉडिफिकेशन किए। और उन्होंने एक मॉडिफिकेशन नहीं किया, मशीन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, बहुत सारे चेंजेस किए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी 6th जनरेशन। 6th जनरेशन का एक स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम क्यों रखा गया उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका क्या महत्व है, किस रीज़न से उसको रखा गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करो तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे जनरेशन्स के बारे में अगर वो पूछता है, अभी तक जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपकी जो 6th जनरेशन है और जो 7th जनरेशन है, वो 2 मेन इंपॉर्टेंट जनरेशन है। तो इनमें क्या करता है कि वो 20 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल जो 6th जनरेशन पूछता है, या फिर दोनों जनरेशन एक साथ भी पूछ सकता है, या फिर 6th अकेली भी पूछ सकता है, या फिर 7th अकेली जनरेशन भी पूछ सकता है। बट जो पहले जो आपने 5 जनरेशन पढ़ी है, वहां पे वो सिंगल जनरेशन नहीं पूछेगा। अगर वो सिंगल जनरेशन पूछता है तो साथ में फिर आपका क्वेश्चन में और कुछ भी ऐड होगा। फॉर एग्जांपल वो सिटी का प्रिंसिपल पूछ सकता है, सिटी के कंपोनेंट्स पूछ सकता है, सिटी के अंदर जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है वो डाल सकता है, और उसके साथ में वो पूछ ले कि 3rd जनरेशन बता दो, 4th जनरेशन बता दो। अदरवाइज वो सारी जनरेशन, एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो 7 जनरेशन, दैट मीन्स सारी जनरेशन के बारे में भी पूछ सकता है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि अपना जो टॉपिक है दैट मीन्स 6th जनरेशन और 7th जनरेशन, इनका टॉपिक अपना थोड़ा लेंदी होने वाला है,
ठीक है, जितना कि आपका फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन नहीं थे, जितना कि अभी सिक्स जनरेशन और सेवन जनरेशन का टॉपिक लेंदी होने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सिक्स्थ और सेवन्थ जनरेशन के ही पुट आउट किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अब अपन बात करते हैं अपनी सिक्स जनरेशन की। हेलिकल कंप्यूटर टोमोग्राफी सिक्स जनरेशन, करेक्शन कर लेना, टोमोग्राफ नहीं है, टोमोग्राफी है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपकी सिक्स जनरेशन है उसका स्पेशल नाम है हेलिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे हेलिकल क्या होता है, ठीक है। हेलिकल फॉर एग्जांपल कोई भी आप हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है, डीएनए के बारे में डिस्कस किया है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी कैसी होती है, हेलिकल होती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हेलिकल क्यों वर्ड यूज में लिया गया है, बिकॉज जब यहाँ पे स्कैनिंग होगी तो आपको जो इमेजेस मिलेंगी, जो स्लाइसेस मिलेंगी, वो हेलिकल फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, दैट मीन्स कि जब आप इमेज बनाओगे या फिर इमेज लोगे, उस वक्त जो आपकी एक्सरे ट्यूब मूव करेगी उसके मूवमेंट किस तरीके से होंगे, यहाँ पे हेलिकल की तरह होंगे। वो अपन देखते हैं कि किस तरीके से होंगे, डायग्राम से अपने को हर चीज़ समझ में आएगी। सिक्स जनरेशन सिटी स्कैनर्स आर यूज्ड इन द हेलिकल स्कैनिंग। इनकी स्कैनिंग किस तरीके की होती है, हेलिकल होती है। जैसे हमें आपने जो डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है, डीएनए की स्ट्रक्चर दैट मीन्स उसकी शेप कैसी होती है, हेलिकल शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्कैनिंग कैसे होती है, हेलिकल होती है। अभी कंफ्यूज मत हो, नेक्स्ट स्लाइड में अभी अपन जैसे डायग्राम देखेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इन दिस द एक्सरे ट्यूब रोटेट कंटिन्यूअसली। इमेजिनेशन करना, होता क्या है, द एक्सरे ट्यूब रोटेट कंटिन्यूअसली। एक्सरे ट्यूब क्या करती है, कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है। डिटेक्टर्स यहाँ पे फिक्स रहते हैं, जैसे कि आपका फोर्थ जनरेशन में था। फोर्थ जनरेशन में डिटेक्टर चारों तरफ थे, डिटेक्टर फिक्स था और एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है। एंड द काउच मूव्स द पेशेंट थ्रू द प्लेन ऑफ रोटेटिंग बीम। और जो आपका काउच है, ठीक है, जो पेशेंट का जो काउच है जिसपे पेशेंट लेटा हुआ है, वो काउच भी यहाँ पे क्या करता है, एक्सरे ट्यूब के साथ साथ में कंटिन्यूअसली मूव करता है। किसके अकॉर्डिंग, प्लेन ऑफ रोटेटिंग बीम, जो बीम रोटेट हो रही है उसके प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इमेज कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड एट एनी डिजायर्ड जेड एक्सिस पोजिशन अलोंग द पेशेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके पेशेंट होता है उसकी जो जेड एक्सिस होती है उसके आप कोई भी एंगल पे, किसी भी एक्सिस पे, किसी भी पोजीशन में यहाँ पे इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। समझ में आया। मेन चीज यहाँ पे हेलिकल वर्ड क्या है, हेलिकल स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग में होता है यहाँ पे क्या है कि जो आपकी फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में आपका क्या था, एक्सरे ट्यूब रोटेट करती थी, ठीक है। साथ में चारों तरफ डिटेक्टर का एरे था जो कि एकदम फिक्स था। एज इट इज ही यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब रोटेट करती रहती है। बट वहां पे क्या होता था कि फोर्थ जनरेशन में जब आप स्लाइसेस बनाते थे तो जो आपका काउच था वो थोड़ा सा मूव किया, एक राउंड लिया उसने एक्सरे ट्यूब ने, फिर वो स्टॉप होती थी, फिर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आती थी। ऐसा सिस्टम होता था वहां पे, मतलब कंटिन्यूअस रोटेट नहीं करती थी। यहाँ पे कंटिन्यूअस रोटेट करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपकी एक्सरे ट्यूब है, एक सीटी की मशीन्स को यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ये चीज़ समझने के लिए इसको अभी बनाना मत, ठीक है। पेशेंट का जो काउच है वो क्या करता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूव करेगा अंदर की साइड में, ठीक है। और आपकी जो एक्सरे ट्यूब है वो भी मूव करेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे सर्किल्स देख रहे हैं हेलिकल शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिकल टाइप में या फिर हेलिकल के शेप में स्कैनिंग हो रही है। इस वजह से इस स्कैनिंग को या फिर इस सिटी स्कैनर को हेलिकल सिटी कहा जाता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन अगर हम फोर्थ जनरेशन से करें तो फोर्थ जनरेशन में क्या होता था अपना, कि जो एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट करती है, एक राउंड लेती है पूरा 360 डिग्री का। उसके बाद में क्या होता था कि नेक्स्ट स्लाइस के लिए अपने को पेशेंट के काउच को अंदर की तरफ मूव कराना पड़ता था। फिर उसके बाद में वो क्या करती थी, दोबारा से एक राउंड लेती थी। दैट मीन्स स्टॉप कर करके ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। बट यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे कैसे होगी, कंटिन्यूअस स्कैनिंग होगी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ रहे हो डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से स्कैनिंग की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपकी जो फिफ्थ जनरेशन थी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि फिफ्थ जनरेशन कार्डियक पेशेंट और पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए अलग से इन्वेंट की गई थी, तो उसको हमने वहाँ से निकाल दिया है। अपन बात कर रहे हैं सीधा फोर्थ टू सिक्स्थ। अब क्या किया इन्होंने, फोर्थ जनरेशन में सीधा मॉडिफिकेशन किया और कौन सी जनरेशन आई आपके पास में, सिक्स्थ जनरेशन आई जिसका नाम था हेलिकल सिटी
स्कैनर। और हेलिकल क्यों रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो स्कैनिंग होती है वो हेलिकल की होती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन समझते हैं, जैसा कि जो आपकी 360 डिग्री, फॉर एग्जांपल जो आपका फोर्थ जनरेशन था वहाँ पे क्या था कि कंटिन्यूअस रोटेट नहीं हो रही थी एक्स रे ट्यूब, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रोटेट नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे अपन क्या करते थे कि जितने भी आपको सिग्नल्स कलेक्ट करने हैं डिटेक्टर से या फिर एक्सरे ट्यूब को आपको सप्लाई देनी है, ठीक है, तो वो चीज़ें अपन क्या कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से वहाँ पे, दैट्स मीन नॉर्मल जो आपकी वायरिंग सप्लाई होती है उससे कर सकते थे। बट यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज कंटिन्यूअस क्या हो रहा है यहाँ पे 360 डिग्री के अंदर रोटेशन चल रहा है, ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स नए लगाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं स्लिप रिंग्स और ब्रूशेस, ठीक है। वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी मशीन में, दैट मीन्स जब मशीन रोटेट करती रहती है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर कोई भी सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेबल रह के, ठीक है, जिनके बेसिस पे आपका जो गैंट्री होगा वो क्या करेगा यहाँ पे मूव करेगा। इनका स्लिप रिंग्स और ब्रूसेस का अगर आप एग्जांपल लेके चलो तो आपको जो जनरेटर होता है, ठीक है, एसी जनरेटर के बारे में फिजिक्स में अपन डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे दो स्लिप रिंग्स और दो ब्रूसेस लगे होते हैं एसी के जो आउटपुट होता है, एसी के आउटपुट को लेने के लिए। दैट मीन्स जो आपकी कोयल होती है वो वहाँ पे रोटेट करती रहती है। अगर वहाँ पे अपन स्लिप रिंग्स और ब्रूसेस नहीं लगाएंगे तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई उलझ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे है कि आपकी एक्सरे ट्यूब रोटेट कर रही है यहाँ पे, अगर अपन स्लिप रिंग्स और ब्रूसेस नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये दो नए कंपोनेंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, हेलिकल स्कैनिंग होगी। तो अब अपन बात करते हैं कि सिक्स जनरेशन ऑल ओवर आई कैसे। फोर्थ जनरेशन सिटी प्लस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी प्लस हेलिकल मोशन, तीन चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ऐड की है। फोर्थ जनरेशन सिटी थी उसमें इन्होंने क्या किया, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी लगा दी और साथ में हेलिकल मोशन कर दिया। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में जो आपको मिला वो क्या मिला, सिक्स जनरेशन सिटी स्कैनर मिला जिसका नाम है हेलिकल सिटी। अब होता क्या इसमें, ये देखो, इट एलिमिनेट्स इनर्शियल लिमिटेशन एट द एंड ऑफ ईच स्लाइस एंड हैज़ ग्रेटर रोटेशनल वेलोसिटीज विद शॉर्टर स्कैन टाइम। जैसा कि आपकी फोर्थ जनरेशन में क्या होता था कि जैसे आपकी स्लाइस खत्म होती थी तो उस वक्त अपने को क्या करना पड़ता था, स्टार्टिंग पोजीशन में दोबारा से एक्सरे ट्यूब को लानी पड़ती थी, वहां पे काउच के मोशन को भी रोकना पड़ता था। तो वो चीज़ें अपन ने यहाँ पे क्या कर दी, एलिमिनेट कर दी, रिमूव कर दी, ठीक है। हैज़ ग्रेटर रोटेशनल वेलोसिटीज, ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूस रोटेट करेगी तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपका जो स्कैन टाइम है, ठीक है, सिटी का जो स्कैनिंग टाइम है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा, शॉर्ट होगा, कम होगा, ठीक है। दिस फैसिलिटेट्स द सिटी टू रोटेट कंटिन्यूसली विदाउट रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। जो आपकी सिटी की जो मशीन्स है वहाँ पे जो वो रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें रोटेट कर रही है, आपकी एक्सरे ट्यूब ही रोटेट कर रही है। तो इससे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि एक्सरे ट्यूब को अब आप उसकी स्टार्टिंग पोजिशन पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पूरा स्कैनिंग हो जाएगी उसके लास्ट में ही वो क्या होगा कि एक्सरे ट्यूब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आएगी, ठीक है। बीच में हर स्लाइस के अंत में, ठीक है, आपको जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसको अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आना पड़ेगा। ये इसका क्या हो गए थे, एडवांटेज हो गए थे। दैट मीन्स फोर्थ जनरेशन के बाद में ये मॉडिफिकेशन किए गए थे यहाँ पे, ठीक है। और जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है वो आपकी है कि सिक्स जनरेशन किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो वो चीज़ें हैं आपकी फोर्थ जनरेशन सीटी प्लस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी में स्लिप रिंग्स और ब्रूशेज आते हैं, दो चीज़ें आती हैं, प्लस हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन किसके कारण हुआ, आपने दो चीज़ों का यहाँ पे मोशन कराया है, पेशेंट के काउच का और एक्सरे ट्यूब का। जब वो दोनों मोशन मिलते हैं तो हेलिकल मोशन आपको मिलता है। तो ये तीनों चीज़ मिलके सिक्स जनरेशन सिटी स्कैनर का इन्वेंशन करते हैं। अब अपन बात करते हैं उस डायग्राम की जो आपको पेपर में बनाना है और यहाँ पे आपके नोट्स में बनाना है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको कि किस तरीके से आपका पेशेंट का काउच मूव करेगा, किस तरीके से हेलिकल मोशन होंगे। देख रहे हो आप डीएनए की जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, सेम वैसी स्कैनिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये चीज़ें क्या है, स्लाइस की थिकनेस है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दो चीज आप समझ सकते हो, दो चीज़ें और भी यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट का जो काउच है अगर उसको आपने फास्ट मूव कराया, ठीक है, अगर उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फास्ट मूव कराते हो तो स्लाइस की थिकनेस आपको अलग मिलेगी, स्लो मूव कराते हो तो स्लाइस की थिकनेस आपको अलग मिलेगी। एक्सरे ट्यूब आपकी रोटेट होती है, फिक्सर जो यहाँ पे क्या होता है आपका डिटेक्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को नोट्स में बना लेना।
नाउ वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट सिक्स जनरेशन, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने बताया यहाँ पे कि जो आपकी पेशेंट के काउच का जो मोशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्लाइस की थिकनेस। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और नई टर्मिनोलॉजी आती है, या फिर अपन बात करें एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं कोलीमेटर पिच, जो आपकी डिसाइड करती है इमेज क्वालिटी के बारे में, कॉन्ट्रास्ट के बारे में, पेशेंट की डोज के बारे में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अभी यहाँ पे कि कोलीमेटर पिच क्या होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से स्लाइस की थिकनेस या फिर इमेज क्वालिटी ये सब चीज़ें एडजस्ट होती हैं। यूजिंग अ स्लिप रिंग द ट्यूब एनर्जाइज्ड एंड डाटा आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली। जैसा कि मैंने आपको बताया स्लिप रिंग, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब और आपका जो कंट्रोल कंसोल है उनके बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका स्लिप रिंग और ब्रूशेस का। तो यूजिंग अ स्लिप रिंग की सहायता से द ट्यूब एनर्जाइज्ड एंड डाटा आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली, हम लगातार वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्यूब को एनर्जाइज्ड कर सकते हैं, दैट मीन्स ट्यूब को सिग्नल दे भी सकते हैं और डिटेक्टर से हम डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। स्लिप रिंग इज अब होता है क्या स्लिप रिंग में, ये देखते हैं। स्लिप रिंग इज अ 3 लेयर सर्कुलर कॉन्टैक्ट विद स्लाइडिंग ब्रूसेस। स्लिप रिंग 3 लेयर की एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट होता है जिसमें ब्रूसेस लगे होते हैं, स्लाइडिंग, जो कि वहाँ पे स्लाइड करते रहते हैं। ठीक है, दैट अलाउ द गैंट्री टू रोटेट कंटिन्यूसली, जो कि आपकी गैंट्री को अलाउ करते हैं कि वो कंटिन्यूस रोटेट कर सके विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन के, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन के। अगर ये चीज़ें नहीं लगाएंगे अपन तो क्या होगा कि अगर इनके अलावा या फिर स्लिप रिंग्स और ब्रूसेस के बिना अगर हम नॉर्मल आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उसको अगर आप कंटिन्यूसली रोटेट कराते रहोगे तो क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई है, ठीक है, जिससे आप वायरिंग वगैरह वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उलझ जाएगी। आपकी जो फोर्थ जनरेशन में क्या था, इसी रीजन से स्लिप रिंग और ब्रूसेस ना होने की वजह से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो एक्सरे ट्यूब थी उसको वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने क्या लगा दिया, स्लिप रिंग और ब्रूसेस लगा दिए। ईच रिंग मेक कनेक्टिविटी विद द एक्सरे ट्यूब, द डिटेक्टर एंड द कंट्रोल कंसोल दैट सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर, कि जो हर एक जो रिंग होती है वो किस किस से कनेक्शन रखती है, एक्सरे ट्यूब से भी उसका कनेक्शन होता है, डिटेक्टर से भी उसका कनेक्शन होता है और कंट्रोल कंसोल से भी उसका कनेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है, जहाँ से आपके इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है, मतलब हर एक चीज़ से उसका कनेक्शन होता है। हेलिकल सिटी स्कैनर एक्वायर डाटा वाइल द टेबल इज मूविंग। हेलिकल सिटी का एक एडवांटेज है ये, दैट मीन्स कि जब आपकी टेबल मूव करती रहती है वो उस वक्त क्या करती है, डाटा कलेक्ट कर सकती है, डाटा एक्वायर कर सकती है। तो यहाँ पे अभी अपन ने बात की स्लिप रिंग और ब्रूसेस की कि वो किसके बने होते हैं और उनका क्या काम होता है, वो गैंट्री को किस तरीके से रोटेट करते हैं, किस तरीके से वो कंटिन्यूसली अलाउ करते हैं उसको, जो हर एक रिंग है वो किन किन चीज़ों से कनेक्टेड रहती है। और आपकी जो हेलिकल सिटी स्कैनिंग होती है वहाँ पे डाटा जब आप कलेक्ट करते हो, दैट मीन्स अगर आपकी टेबल जो मूव कर रही है, काउच जो मूव कर रहा है, उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो टेबल जब मूव करती रहेगी उसी वक्त वो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है। ठीक है, इमेज कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड टू एनी लेवल विद एनी थिकनेस बट इक्वल टू द कोलीमेटर एपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दैट मीन्स सिक्स्थ सिटी के अंदर आपकी जो हेलिकल सिटी है इसमें अपन इमेज जब अपन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो अपन अपनी इच्छा से वहाँ पे थिकनेस रख सकते हैं। ठीक है, बट जो कोलीमेटर की जो ओपनिंग होगी वहाँ पे वो भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसका काम है कि वो क्या करता है कि जो अनवांटेड आपकी इमेजेस हो रही है वो उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे थिकनेस भी सेट कर सकते हो, स्लाइस की थिकनेस, जितने स्लाइस में थिकनेस आप चाहोगे उतनी स्लाइस की थिकनेस आपको मिल जाएगी। बट ये डिपेंड करता है कोलीमेटर की ओपनिंग पे भी। ठीक है, अगर कोलीमेटर की जितनी ओपनिंग होगी, जितना पार्ट उसको मिला है बॉडी पार्ट को, वो उतना ही आपको डाटा कलेक्ट करके देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, उसमें ऐड नहीं कर सकता, उसमें से रिमूव कर सकता है। ठीक है, इमेज रीफॉर्मेटिंग इज पॉसिबल टू डिस्प्ले, यहाँ पे इमेज रीफॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल कोरोनल प्लेन, सेजाइटल प्लेन और एक्सियल प्लेन, जिसको आप ऑब्लिक व्यू भी बोलते हो, 3 प्लेन होते हैं। यहाँ पे आपको तीनों प्लेन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्लेन में इमेज को रीफॉर्मेट करना, यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको अवेलेबल होती हैं।
ठीक है। द स्पीड ऑफ काउच मोशन, ठीक है, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे कि स्पीड क्या करती है, थिकनेस को डिसाइड करती है, तो उसके बारे में अब अपन बात करते हैं। द स्पीड ऑफ द काउच मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेंस कोलिमेटर पिच इज डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे एक नई टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं कोलिमेटर पिच। अब कोलिमेटर पिच क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। इन दिस सिटी कैन द पिच इन्फ्लुएंसेज, अब जो कोलिमेटर पिच की बात हो रही है उसको यहाँ पे ओनली इन्होंने पिच के नाम से बोला है। तो इन दिस सिटी इसके अंदर पिच इन्फ्लुएंसेस क्या क्या प्रभावित करती है, ठीक है, कोलिमेटर पिच से क्या क्या प्रभावित होता है। रेडिएशन डोज, इमेज क्वालिटी, स्कैन टाइम एंड इट इज गिवन बाय द रिलेशन, ये चीज़ें तो इनसे इन्फ्लुएंस होती है। और किस रिलेशन से आपको मतलब इट मीन्स कोलिमेटर पिच होता क्या है वो अभी अपन देखेंगे, उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। कोलिमेटर पिच इज इक्वल टू टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री रोटेशन अपॉन कोलिमेटर विड्थ एट आइसोसेंटर। जो रिलेशन दिया गया है यहाँ पे कोलिमेटर पिच निकालने का वो इन्होंने दिया है कि जो आपका टेबल जो काउच मूव कर रहा है, ठीक है, एक जो आपका 360 डिग्री का जो रोटेशन होगा अपॉन कोलिमेटर विड्थ एट आइसोसेंटर, आइसोसेंटर जो है उस पे कोलिमेटर की विड्थ क्या है। आइसोसेंटर अब क्या है यहाँ पे, आइसोसेंटर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से दैट मीन्स सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्लेन होंगे, प्लेन आपकी एक्सरे बीम का प्लेन होगा, डिटेक्टर्स के प्लेन होंगे, काउच के मोशन का प्लेन होगा, ठीक है, 3 प्लेन और भी बताए हैं अपन ने, कोरोनल, सजाइटल और एक्सियल। ये जितने भी सारे प्लेन है और जितनी भी सारी एक्सिस है वो जहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, आइसोसेंटर कहलाता है, ठीक है। तो आइसोसेंटर पे कितनी कोलिमेटर विड्थ है जब आप इसको और जो आपका टेबल मूवमेंट कर रही है पर 360 डिग्री रोटेशन, इन दोनों चीज़ को जब आप डिवाइड करते हो तो जो आपकी वैल्यू मिलती है वो किसकी मिलती है, कोलिमेटर पिच की मिलती है। तो कोलिमेटर पिच को हम इस रिलेशन से तो डिफाइन करते हैं। और कोलिमेटर पिच किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, पेशेंट की डोज, इमेज क्वालिटी और स्कैनिंग के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि पिच की वैल्यू अगर कितनी होती है तो कौन सी स्कैनिंग होती है। इफ पिच इज इक्वल टू 1, अगर कोलिमेटर पिच की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 1 मिलती है, देन रेफर्स टू नॉर्मल स्कैनिंग, तो अपन कौन सी स्कैनिंग बोलेंगे उसको, नॉर्मल स्कैनिंग, ठीक है। इफ पिच इज इक्वल टू 0.75, देन अगर कोलिमेटर पिच की वैल्यू आपको कितनी मिलती है 0.75, तो उस वक्त क्या होगा, रेफर्स टू ओवर स्कैनिंग, इसको अपन किस में लेंगे, ओवर स्कैनिंग में, दैट मीन्स स्कैनिंग ज़्यादा की गई है, ठीक है। अब ज़्यादा स्कैनिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एंड द टेबल मोशन इज स्लो, और यहाँ पे क्या होता है जब पिच आपकी कम होती है तब आपका टेबल मोशन क्या होता है, स्लो होता है। दिस गिव्स इंक्रीज्ड इमेज क्वालिटी, इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पे विद इंक्रीज्ड रेडिएशन डोज, बट यहाँ पे डोज भी ज़्यादा मिलेगी। ओवर सी बात, साफ सी बात है, यहाँ पे ओवर स्कैनिंग हो रही है तो ओवर स्कैनिंग में रेडिएशन डोज तो ज़्यादा लगनी है ही। ऑब्वियसली बात है, अपने 2 वर्ड आते हैं, ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर में रेडिएशन जो डोज ज़्यादा लगेगी, अंडर एक्सपोजर में कम लगेगी। अब अपन बात करते हैं पिच की वैल्यू अगर आपकी कितनी हो 1.5, तो उस वक्त क्या होगा, इट इज सेड टू बी अंडर स्कैनिंग, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अंडर स्कैनिंग बोलेंगे। अब अंडर स्कैनिंग मतलब स्कैनिंग कम हुई है वहाँ पे। टेबल मोशन इज फास्टर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। टेबल मोशन इज फास्टर विद लेस पेशेंट मोशन विद डिक्रीज इमेज क्वालिटी, यहाँ पे इमेज क्वालिटी तो कम होती है बट जो टेबल का मोशन होता है वो फास्ट हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर टेबल का मोशन फास्ट होगा तो यहाँ पे पेशेंट के मोशन कम हो जाएंगे, ठीक है। द एडवांटेज दैट द पेशेंट गेट लेजर डोज, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि रेडिएशन कम लगेगी, ठीक है। पेशेंट का मोशन, दैट मीन्स यहाँ पे काउच का मोशन फास्ट हो गया है तो पेशेंट के जो मोशन के आर्टिफैक्ट आने के चांसेस थे वो यहाँ पे क्या मिले होंगे, कम होंगे। इमेज क्वालिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अपना जो पिच 1 में आती है वो नॉर्मल स्कैनिंग आती है, अगर पिच 1 से कम हो जाती है तो फिर अपन जाते हैं ओवर स्कैनिंग में, वहाँ पे आपकी टेबल का मोशन फास्ट होता है, इमेज क्वालिटी बढ़ती है और रेडिएशन डोज बढ़ती है। अगर अपन बात करते हैं पिच की वैल्यू 1.5, अगर 1 से ज़्यादा हो तो इसको अपन बोलते हैं अंडर स्कैनिंग। टेबल का मोशन यहाँ पे फास्ट होता है, पेशेंट का जो मोशन हो जाएगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा, इमेज क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी और एडवांटेज क्या होगा कि पेशेंट को कम डोज लगेगी, ठीक है। द टोटल स्कैन टाइम रिक्वायर्ड टू द इमेज द पेशेंट मच बी शॉर्टर एक्सक्लूडिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द पेशेंट टेबल, दैट मीन्स कि ओवरऑल क्या होता है कि यहाँ पे जो टोटल स्कैन टाइम है वो बहुत
कम हो जाता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द पेशेंट टेबल, पेशेंट के जो टेबल है उसको ट्रांसलेट करने में जो टाइम हो रहा था वो भी इंक्लूड करके, ठीक है। इन सम इंस्टेंसेज द एंटायर स्कैन कैन बी डन विद अ सिंगल ब्रीथ होल्ड ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स कि हेलिकल सिटी में कई केसेस में, दैट मीन्स कई ऐसे डायग्नोसिस में तो अपन एक एक्सपोजर में, दैट मीन्स एक सिंगल होल्ड, अगर पेशेंट को अपन बोले कि एक बार ब्रीथ होल्ड करे, इतने टाइम में अपन पूरी स्कैनिंग उसकी कर सकते हैं, इतनी फास्ट स्कैनिंग इसकी होती है। अब अपन बात करते हैं अपने एडवांटेजेस की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हेलिकल सिटी के यहाँ पे एडवांटेजेस ही आपको देखने को मिलेंगे, डिसएडवांटेज इसके कोई खास है नहीं। ड्यू टू शॉर्टर स्कैन टाइम नो मोशन आर्टिफैक्ट, ऑब्वियस बात आपको पता है कि इसका स्कैन टाइम बहुत कम है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। इट अवॉइड मिस रजिस्ट्रेशन ऑफ स्लाइसेस एंड हैंडल हाई पेशेंट थ्रूपुट। जैसा कि आपके क्या था कि फोर्थ जनरेशन में स्लाइसेस कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है, एक स्लाइस के बाद में दूसरी स्लाइस, दूसरी स्लाइस के बाद में तीसरी स्लाइस, वहाँ पे उनका मिस रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स अरेंज क्या हो सकता है, अरेंजमेंट कई बार गलत हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारी स्लाइसेस क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। एंड हैंडल हाई पेशेंट थ्रूपुट, पेशेंट थ्रूपुट का मतलब क्या है कि पेशेंट में से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना, यहाँ पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक्वायर कर सकते हैं या फिर करते हैं। तो ओवर एडवांटेज ही एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। और देख लेते हैं अपन इसके दो एडवांटेज या फिर एक एडवांटेज और बचा है। जैसा कि आपको पता है कि इसका टाइम देन में स्कैनिंग टाइम बहुत शॉर्टर है, तो इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट, बच्चे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है। नोट हायर पिच एज ऑलवेज रिकमेंडेड पेडियाट्रिक सिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर जो आपके पेडियाट्रिक के जो पेशेंट हैं उनके लिए अपन ज़्यादातर कौन सी पिच यहाँ पर प्रेफर करते हैं प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, हायर पिच। अगर पिच ज़्यादा होगी तो आपको पता है स्कैनिंग तो अंडर स्कैनिंग होगी, बट वहाँ पे क्या है कि आपकी जो काउच का मोशन है वो फास्ट हो जाएगा। अगर काउच का मोशन फास्ट होगा तो मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, और डोज भी कम लगेगी, ठीक है। तो बच्चों के जो प्रोटोकॉल है पेडियाट्रिक सिटी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हाई पिच प्रेफर की जाती है, रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये सिटी की जनरेशन दैट मीन 6th जनरेशन कंप्लीट होती है। 7th जनरेशन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर अपन 7th जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो अपना लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका एक लास्ट डायग्राम और देख लो, ठीक है। इस डायग्राम की सहायता से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेलिकल सिटी के प्रोसेस किस तरीके से होती है, ठीक है। थैंक यू।